नमस्कार, उड़ान ऐस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास की जो हमने रिवीजन श्रृंखला स्टार्ट की थी उसका 7वां वीडियो, उसका 8वां वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या कि भारतीय इतिहास से संबंधित जो घटनाएं हैं जैसे संवैधानिक विकास और समाज सुधार आंदोलन। उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे किस और जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था उस वीडियो में हमने देखा था कृषि पद्धतियां, फिर उसके बाद भू राजस्व, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, फिर उसके बाद हमने देखा था रियासतों के साथ संबंध, रेलों का विकास, औद्योगिकरण। ये छोटे छोटे टॉपिक हमने पढ़े थे। उससे संबंधित हम कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपोहा सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है वो आपको बताना है। तो देश के संसाधनों का उपयोग या उपयोग ब्रिटिश के हितों में किया जा रहा था। चलिए देखते हैं दूसरा, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई भी वास्तविक प्रतिलाभ नहीं मिलता था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बी ही होगा, क्योंकि हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ या कहें धन निष्कासन सिद्धांत पढ़ा हुआ है। वहां पर यह बताया गया है कि भारत से निकलने वाली जितनी भी धन की राशि होती थी ब्रिटेन की ओर जाती थी और उसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। ये प्रश्न आपने देखा हुआ है पिछले वीडियो में। तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और यहाँ पर लिखा हुआ है उसके प्रणेता के नाम। तो ये जरूर हमें आंसर में बताइएगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 1, जो आपको हमें कमेंट पर बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना पड़ता था? राज्य का मतलब यहां से है आपका किससे? तो ध्यान रखिएगा, राज्य का मतलब आपको ध्यान रखना है सरकार से। ब्रिटिश सरकार को कितना प्रतिशत जमींदार देते थे राजस्व लेने के बाद? तो 1793 में आया था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में यह हुआ कि जमींदार को यह पूरा अधिकार दे दिया गया टैक्स लेने का, और ये जो अधिकार दिया गया टैक्स लेने का, इसमें से ये जो भी 100% होता था टैक्स, उसमें से 11% जो है किसके पास होता था? जमींदार के पास होता था, और 89% किसके पास होता था? सरकार के पास होता था। मैंने साथ ही साथ इसमें बताया था कि सूर्यास्त का कानून भी यहाँ पर क्या होता था? इंप्लीमेंट होता था। कहां पर? जमींदार पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था? तो ये भी प्रश्न आपके लिए है। ये प्रश्न आपने कई बार पढ़ा हुआ है, आपको ये जनरल नॉलेज में मिल ही जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमें दीजिएगा। जो आपको कमेंट करना है वो इस हिसाब से करेगा, पहले का ए या सेकंड का बी, ऐसा करके तो आपको आंसर देना है। हमने यहाँ पर आपके लिए 2 प्रश्न छोड़े हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नदर्न इंडिया, किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ट, मुनरो, कैप्टन रीड एंड चार्ल्स ग्रांट। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखेगा, मार्टिन बर्ट को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कौन सी व्यवस्था लेकर आई थी? तो ये व्यवस्था लेकर आए थे कौन सा? महलवाड़ी। और उत्तर भारत में महलवाड़ी सिस्टम ही क्या हुआ था? इंप्लीमेंट हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है क्या, तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूरी या कृषक दास कहलाते थे? तो ये जो दास थे ये कमिया कहलाते थे, हाली कहलाते थे, पन्नीयाल कहलाते थे या इंगले कहलाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था। ठीक है, तो ये क्या होगा? पन्नीयाल होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत या इसी को बोलते हैं क्या? ड्रेन थ्योरी पर विश्वास नहीं करते थे? तो क्या ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो विश्वास नहीं करता था? ये वो थे जो अंग्रेजों पर बहुत ही ज्यादा क्या करते थे? भरोसा करते थे। और वो है कौन? सर सैयद अहमद खां। ठीक, तो सर सैयद अहमद खां है जिनको लगता था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो बिल्कुल ही मनगढ़ंत है, बेकार है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में है? तो आपको याद रखना है रैयतवाड़ी से कौन जुड़े हुए हैं। देखिए, कार्नवालिस जो है वो जुड़े हुए हैं स्थायी बंदोबस्त। तो एक जहां पर है वो क्या हो गया? आपका गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 ही सही बचे, क्योंकि एक जहां जहां लिखा वो तो गलत कर दिया आपने। तो देखते हैं, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब हम देखने वाले हैं हमारे आधुनिक भारत श्रृंखला का तीसरा वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक क्या क्या है? संवैधानिक विकास, ब्रह्म समाज, मतलब या बोल सकते हैं समाज सुधार आंदोलन,
इसमें पूरा देखेंगे हम, मुसलमानों में क्या हुआ, दलितों में क्या हुआ, हिंदू में क्या हुआ, सब में। तो देखिएगा, आपको पहले संवैधानिक विकास पढ़ना है, और संवैधानिक विकास में मैं एकदम मेन पॉइंट ही आपको बताऊंगा। आपको पूरा कहां से पढ़ना है, 1773 से स्टार्ट करके पूरा 1935 तक चलना है। तो देखिएगा 73 वाले एक्ट में क्या है, तो आपको याद रखना है, इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ था, कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का प्रबंध किया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बोला गया, गवर्नर जनरल बोला गया, और वो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। इनकी नियुक्ति जो की जाती थी तो क्राउन के द्वारा की जाती थी। इसमें कौन कौन शामिल थे, कैवलरिन, मॉनसन, बारवेल और फ्रांसिस, ये लोग शामिल थे। वॉरेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने और बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, और चैम्बर्स, रिमेस्टर और हाइड, ये 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे। अगला आपके सामने लिखा हुआ है क्या, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में आपको ध्यान रखना है क्या, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों के लिए क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है 1773 में ही बन चुका था। बस राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, और ये 84 में ही होता है, 1784 में, और ये पहले से ही हो चुका था। ये उस समय क्या देखते थे, दोनों कार्य देखते थे, लेकिन यहां पर इनके दोनों कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उनकी स्थापना 1773 में ही हो चुकी थी। उनके पास राजनीतिक और व्यापारिक दोनों कार्य होते थे, लेकिन 1784 का जो एक्ट आता है इसमें कर दिया जाता है राजनीतिक कार्य को अलग, और उस कार्य को करने के लिए किनको बुलाया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बुलाया जाता है। गवर्नर की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई, 3। अभी आपने देखा कि यहाँ पर 1 2 3 4 सदस्य हैं, और यहाँ पर ना फैसला जो होता था निर्णायक मत के द्वारा भी हो सकता था। अगर मान लीजिए 2 सदस्य एक तरफ, 2 सदस्य एक तरफ, तो निर्णायक मत देने का अधिकार किनके पास होता था, गवर्नर जनरल के पास होता था। लेकिन यहां पर एक सदस्य कम हो जाने से निर्णायक मत देने का अधिकार जो है वो खो देते हैं, कौन, गवर्नर जनरल। इस कारण ही क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग अपना इस्तीफा दे देते हैं। और भी कई कारण रहते हैं, लेकिन यहां पर वॉरेन हेस्टिंग इस घटना के बाद क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया भारत को, मतलब ब्रिटिश भारत की संज्ञा कब दी गई, तो 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट में दी गई। अब देखिएगा विशेष अधिनियम ये आया कब, 1786 में। यहां पर दिया गया क्या, गवर्नर जनरल को वीटो पावर। अब पहले वीटो पावर प्राप्त करने वाले कौन थे, तो कॉर्नवालिस थे। क्यों ऐसा हुआ देखिएगा, क्योंकि यहां पर निर्णायक मत जो देने का अधिकार था वो खो गया। अब यहां पर यह अधिनियम लाया गया कि बोला गया कि मान लीजिए कि परिषद का जो निर्णय है वो वायसराय के खिलाफ है या गवर्नर जनरल के खिलाफ है, तो उस गवर्नर जनरल के खिलाफ अगर कोई निर्णय लिया जाए तो गवर्नर जनरल को हो सकता है बुरा लगे या अपने इच्छा अनुसार वो कार्य ना कर पाए। इसलिए ये वीटो पावर दिया गया कि परिषद के कार्य को क्या कर सके, निर्णय को रद्द कर सके और अपना निर्णय क्या कर सके, लागू करवा सके। अगला आपके सामने है 93 का चार्टर्ड एक्ट। कंपनी के कर्मचारियों और नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को वेतन जो है भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। बस इसमें इतना ही याद रखिएगा और कुछ याद करने योग्य नहीं है अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद देखते हैं 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। तो यहां पर बोला गया है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से एकमात्र कंपनी हुआ करती थी जो भारत आ सकती थी, अब उसके स्थान पर बहुत सारी कंपनी जो है भारत आ सकती थी। इस प्रकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो नष्ट हो गया। लेकिन भारत में आज भी वो क्या कर सकती थी, चाय का व्यापार और चीन देश के साथ उसका एकाधिकार क्या था, बना हुआ था। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। यहां पर बोला गया शिक्षा के विकास के लिए भारत में प्रति वर्ष कितना खर्च किया जाएगा, 1 लाख रुपए। इसके साथ साथ धर्म प्रचार के लिए क्या किया गया, ईसाई मिशनरियों को भी भारत भेजा गया। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, ये जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, और अगला जो अधिनियम है आपका 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। तो यहां पर देखिएगा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कंपनी ने भारत में शासन स्थापित करना अपना उद्देश्य बनाया, अर्थात कंपनी पूर्णतः एक प्रकार की क्या बन गई, राजनीतिक इकाई बन गई थी। गवर्नर जनरल को क्या बोला गया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको बोला गया भारत का गवर्नर जनरल।
अब जरूरत पड़ी एक विधि अधिकारी की, विधि सदस्य की, तो यहां पर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। अब देखो कुल कितने सदस्य हो जाएंगे, 4 सदस्य। अभी आपने देखा 84 में कर दिया गया 3, पहले तो बनाया गया कितना 4, 1773 में, 84 में 3, और वापस से क्या कर दिया गया 1833 में 4 सदस्य कर दिया गया। अब देखो विधि सदस्य को क्या बोला गया कि वोट डालने का अधिकार इसके पास नहीं होगा, वोट डालने का अधिकार इसके पास नहीं होगा। यहां पर बोला गया कि दास प्रथा का क्या किया जाएगा, अंत किया जाएगा, लेकिन फाइनली दास प्रथा जो है 1843 में होगा, किनके समय, एलनबरो के समय समाप्त होगा। तो ये डेट याद रखना है। एलनबरो वही है जिनके समय क्या होगा 1843 में क्या होता है, सिंध का विलय होता है चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। यह एक ऐसा अधिनियम है जहां पर बोला गया क्या कि किसी भी भारतीय व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बस याद रखिएगा केवल कागजी बातें थी, बिल्कुल भेदभाव किया गया। यहां पर ये याद रखेगा कि मद्रास और बम्बे के गवर्नर की कानून बनाने की शक्तियां क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। तो यहीं से याद रखिए केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। जब आप गवर्नरों से पूरी शक्ति ले लेंगे और अपने पास रखेंगे या केंद्र के पास जाएगा, तो इसका मतलब है केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। आगे चलकर यही विकेंद्रीकरण में तब्दील होगा, देखेंगे आगे। अगला जो अधिनियम है वो है 1853 का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधिक सदस्यों को क्या कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया। कार्यकारी परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। इसके लिए क्या किया गया, तो एक अलग से विधि बनाने का क्या कर दिया गया, सदस्यों को नियुक्त किया गया, जिनका काम क्या होगा, भारत के लिए विधि का निर्माण करना। और यहीं पर आपको याद रखना ये जो सदस्य थे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आते, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। फिर उसके बाद देखिएगा यहीं से अब जब ये सदस्य मिलकर क्या करेंगे, कानून बनाएंगे, विधि का निर्माण करेंगे, तो यहीं से प्रारंभ होता है क्या, भारतीय संसद का इतिहास। ठीक, उच्च पदों पर या सिविल सेवा के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रारंभ हुआ। आईसीएस का एग्जाम यहां से बोला गया कि लिखित होगा। इसके लिए मैकॉले समिति का गठन किया गया जो सिविल सेवाओं से संबंधित थी। इनका काम क्या था, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना और किस चरण में, किस प्रकार के चरणों में क्या होगा, इस आईसीएस का एग्जाम होगा। ठीक, तो यहीं पर आप पढ़ते हैं क्या, इसी अधिनियम के दौरान चार्ल्स वुड डिस्पैच जो होते हैं वो एक आयोग का गठन करते हैं और आयोग के द्वारा क्या किया जाएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड डिस्पैच नियम आएगा, आयोग अधिनियम आएगा जो शिक्षा के लिए रहेगा, इसी को भारत में क्या बोलते हैं, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा। फिर उसके बाद देखिएगा 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जो होंगे पहले व्यक्ति होंगे जो आईसीएस का एग्जाम क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले अधिनियम की ओर। अगला अधिनियम कब आएगा, 58 में। 58 से पहले जो है 1857 में क्या हुआ है, क्रांति हुआ है। इस क्रांति के कारण क्या हुआ, भारत में बहुत सारी व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ। अब कंपनी का शासन समाप्त होकर भारत में क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया। तो ये देखिएगा 1857 के विद्रोह के कारण कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत शासन सीधे किसके क्राउन, मतलब किसके नीचे आ गया, ब्रिटिश क्राउन या सरकार के नीचे। अब देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोलर को हटाकर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर क्या कर दिया गया, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया और इसका मुखिया होता था भारत सचिव। ठीक, तो चार्ल्स वुड जो अभी थोड़ी देर पहले आपने नाम पढ़ा था, यही क्या बनेंगे, पहले अध्यक्ष बनेंगे इसके, तो भारत सचिव ये होंगे। और गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया जाएगा, गवर्नर जनरल को क्या पुकारा जाएगा, अब वायसराय कहा जाएगा। और वायसराय और गवर्नर जनरल में एक अंतर आप याद रखिएगा, गवर्नर जनरल जो होता था कंपनी का प्रतिनिधि होता था और वायसराय जो है अब सरकार क्राउन का प्रतिनिधि है, बाकी काम जो जैसे थे वैसे के वैसा ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो अधिनियम है 1861 का अधिनियम है। यहां पर विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडल व्यवस्था जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं वो शुरुआत हुई। मतलब कैनिंग जब क्या बनते हैं, कैनिंग जब इस दौरान वायसराय रहेंगे तब क्या करेंगे, अलग अलग विभागों का निर्माण करेंगे और वहां पर व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे। इसी कारण ये जो पॉइंट हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो 1861 में हुई। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वायसराय को बोला गया कि आप क्या कर सकते हो, अध्यादेश जारी कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का भी यहीं पर उल्लेख किया गया। यहाँ पर 3 भारतीयों को शामिल किया गया 62 में 1862 में, तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव इस परिषद में क्या होंगे, शामिल होंगे।
1892 का आपको याद रखना है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और जो भारतीय सदस्य चुने जा रहे थे उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जा रहा था, बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन ये पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और मत का दान नहीं मतलब मतदान नहीं कर सकते थे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगला देखते हैं क्या, अगला आपके पास है 1909 का अधिनियम, इसको आप मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें पहली बार क्या कर दिया गया, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र निश्चित किए गए। इस अधिनियम से ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ होती है, जो सबसे पहले किसके लिए, मुस्लिमों के लिए प्रारंभ होती है, मुस्लिम वर्ग के लिए चालू होती है। इसी कारण मिंटो प्रथम को, मिंटो याद रखना, मिंटो प्रथम है, सॉरी मिंटो सेकंड है, ये मिंटो प्रथम इससे 100 साल पहले आते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है क्या, भारतीय सांप्रदायिकता का जनक किसे बोला गया है, मिंटो सेकंड को कहा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा अधिकारों में कुछ वृद्धि हो जाती है, जैसे कि कैसे, अतिरिक्त सदस्यों को विधायी परिषद में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न ना, पहले पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, अब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, अब मतदान भी कर सकते हैं। अब देखिएगा सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। अभी आपने देखा था कि वायसराय के परिषद में 4 सदस्य थे और विधि निर्माण में क्या थे, विधि निर्माण के लिए और परिषद बना हुआ था, विधान परिषद जिसको बोला गया। इसमें भारतीय शामिल हो रहे थे, लेकिन पहली बार इसमें कौन शामिल हुए, पहली बार इस वायसराय के इस परिषद में एस.एन. सिन्हा, ठीक है, एस.एन. सिन्हा शामिल हुए। तो यही लिखा हुआ यहाँ पर कि भाई यहां तो शामिल हो सकते थे, लेकिन यहां पहली बार शामिल हुए 1909 के अधिनियम के पश्चात। आगे देखिएगा 1919 का अधिनियम आपको देखना है, तो यहां देखिएगा इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अब सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीय यूरोपियों में को क्या दिया गया, निर्वाचन में स्थान दिया गया। इनके लिए भी क्या चालू हुआ, पृथक निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ हुई। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ। तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब जैसे आज देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा, तो लेकिन उस काल में कहा जाता था राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, इस नाम से ये जाने जाते थे। ठीक, बाकी जब डिटेल में पढ़ोगे तो क्लास में हम पढ़ते ही हैं, तो मैंने उतने ही पॉइंट यहाँ पर रखे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई, कुछ कार्य को आरक्षित कर दिया गया, किनके लिए, वायसराय और गवर्नर जनरल के लिए। जो प्रांतों में अगर है तो प्रांत में कौन होंगे, गवर्नर होंगे और उनका परिषद होगा, उनके लिए क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। जबकि कुछ कार्य भारतीयों को हाथों में सौंप दिया गया। तो यही लिखा हुआ है क्या, प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित भागों में क्या कर दिया गया, बांटा गया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन का प्रावधान किया गया। यूपीएससी गठन के आयोग की सिफारिश पर क्या कर दिया गया, 1926 में पहला आयोग बनाया गया। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, रॉस बार्कर थे। तो ये हो सकता है आपके लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। तो इसमें घोषणा किया गया और ये घोषणा हुआ, उसके बाद ही क्या हुआ, 1926 में यूपीएससी की स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक लिखा हुआ 1935 का अधिनियम। इसमें 321 अनुच्छेद है, 10 अनुसूचियां हैं, 14 भाग थे। लगभग भारतीय जो संविधान है उसका 60 से 75% हिस्सा जो है इस अधिनियम से ही आया है। इस कारण ही इसे क्या कहा जाता है, लघु या मिनी संविधान के नाम से इसे जाना जाता है। पहली बार अखिल भारतीय संघ बनाने का घोषणा यहीं पर किया गया, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें और कमिश्नरी क्षेत्र शामिल होने थे। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर क्या कर दिया गया, स्वायत्तता दे दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। मतलब जैसा कि पिछले अधिनियम में आपने पढ़ा था 1919 वाले में कि प्रांतों में द्वैध शासन आया, वहां पर आरक्षित और हस्तांतरित विषय बने, तो यहां पर भी अब क्या किया जाएगा, केंद्र में अप्लाई किया जाएगा और प्रांतों को सौंप दिया जाएगा पूरा का पूरा किनको, भारतीयों को। यहां पर हुआ क्या, केंद्र और राज्यों के बीच में पहली बार शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची आई। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां वो वायसराय के पास ही रही। अगला देखते हैं तो निर्वाचन प्रणाली का और अधिक क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। अब महिलाओं, दलितों तक और साथ ही साथ मजदूरों तक इसका क्या हो गया, विस्तार हो गया। लास्ट देखिएगा 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर समाप्त।
तो इसका मतलब है जो 15 सदस्यीय टीम बनता था वो क्या हो गया, अब समाप्त हो गया, जो कहाँ बैठता था, ब्रिटेन में बैठता था। तो इस प्रकार जो है संवैधानिक विकास में जो जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट बताए हैं वही एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है आपने अगर अध्ययन करने के दौरान पढ़ा होगा तो उसमें और आप मेंशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे, जो एग्जाम के लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। अब देखिएगा अगला टॉपिक जो है हमारा वो समाज सुधार आंदोलन से है। तो समाज सुधार आंदोलन में पहला सुधार आंदोलन जो है हिंदुओं से लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। तो यहाँ पर आपको देखना है, पहले तो समय देखना है, तो आप समय देखिएगा 29, फिर उसके बाद क्या है 67, फिर 1875 के फिर क्या लिखा हुआ है 1897, और फिर देखिएगा स्थान कौन सा, बंगाल, बंबई और कोलकाता। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, याद करना है पहले तो। फिर उसके बाद देखिएगा राजा राम मोहन राय, इनके प्रयासों को ही देखकर सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा, युगदूत की संज्ञा दी है। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वो कौन है, आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानडे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, स्वामी विवेकानंद। वही अगर देखें तो पहले जो है ब्रह्म समाज, इनका योगदान किस में रहा सबसे ज्यादा, तो विलियम बेंटिंग इस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे, और कानून बनाकर सती प्रथा को क्या कर दिया गया है, समाप्त किया गया इनके समय। फिर प्रार्थना समाज में देखिएगा महादेव गोविंद रानडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, और पूरे भारत में किनको बुलाया जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक, इस दौरान जो है गोविंद महादेव रानडे ने क्या किया है, पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया था। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, आस्था। वही बात करें दयानंद सरस्वती जी की, तो इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। इनकी रचनाएं थी सत्यार्थ, प्रकाश और पाखंड खंडन। इसके अलावा जो है आपको याद करना है क्या, राजा राम मोहन राय की कई सारी पत्रिकाएं हैं, कई सारे उनके क्या है लेख है, तो मैंने उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आप निश्चित तौर पर उसे पढ़ें। अगला है आर्य समाज, तो दयानंद सरस्वती, हाँ ये पढ़ चुके हैं। अगला देखिएगा रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने इनकी स्थापना की है, वेदों का प्रचार किया था, विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाने की कोशिश की थी, गरीबों की सेवा और ईश्वर सेवा पर क्या किया था, बल दिया था। तो ये बेसिक पॉइंट है, ये भी आप याद रखेगा कि इन्होंने 1893 में जो धर्म सभा का आयोजन हुआ था वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है, शिकागो में, और फिर पेरिस में जब हुआ तो पेरिस में भी इन्होंने क्या किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्म समाज की जो विभाजन हुआ है ब्रह्म समाज का, उसको आपको ध्यान रखना है। एक बार हुआ 1865 में, तो ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ, एक बना क्या आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, और दूसरा कहलाया क्या भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। इनके प्रयासों से ही नेटिव मैरिट एक्ट आया था, जिसमें बालिकाओं की एज बढ़ाने की बात की गई थी 1872 में। लेकिन ये कहाँ क्या कर रहे थे, मतलब बालिकाओं का एज बढ़ाने की बात कर रहे, लेकिन उन्होंने अपनी ही बालिका का विवाह बिहार के एक उच्च संपन्न वर्ग के व्यक्ति के साथ कर दिया था, जिसका और विरोध होने लगा। इसी कारण क्या हुआ, इसमें दूसरा विभाजन, तो भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। एक कहलाया साधारण ब्रह्म समाज, इसमें कौन कौन शामिल थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और शिवदत्त या शिवनाथ शास्त्री। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, साधारण नाम कौन कौन से, शिवनाथ और सुरेंद्रनाथ। तो यहाँ भी एस है, यहाँ भी शिवनाथ है एस, और यहाँ भी सुरेंद्र है तो एस। और केशव चंद्र सेन ने वही नाम को एक्वायर किया हुआ था पहले से ही, कौन सा, भारतीय ब्रह्म समाज। अब इस समय इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग क्या करेंगे, तत्व कौमुदी, पब्लिक ओपिनियन, साप्ताहिक पत्रिका इनकी होगी कौन सी, संजीवनी, यहाँ तक कि इनकी समाचार पत्र एक ब्रह्म भी होगी। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा याद रखने योग्य है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 1888 में क्या करते हैं, ब्रह्म बालिका स्कूल की स्थापना भी करेंगे। अब देखिएगा जो अन्य है, जैसे यंग बंगाल में इसकी स्थापना करेंगे कौन, हेनरी विवेनियन डिरेजियो। ठीक, ये ईस्ट इंडिया नामक क्या करते हैं, दैनिक पत्रिका भी निकालते हैं, और इनको क्या बोला जाता है, भारत में प्रथम राष्ट्रवादी कवि की संज्ञा दी जाती है इनको। ठीक, तो ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जानना है, ये 1875 में स्थापित होगा, कहाँ, न्यूयॉर्क में। तो हेलेना पेट्रोवाना बटाउस्की और कर्नल अलकाट, ये दोनों क्या रहते हैं, संस्थापक रहते हैं। और भारत में इसकी जो स्थापना होगी 1886, कहाँ, मद्रास के अड़ियार में होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहीं पर एक सदस्य जुड़कर आएंगे कौन, भारत में इस संस्था की ओर से, वो होंगे एनी बेसेंट। 1891 में भारत आएंगे, और कुछ समय बाद ही इन्होंने क्या करेंगी कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करेंगे। आगे चलकर यही 1916 में क्या कहलाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहलाएगा। तो BHU
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, BHU जो है पहले क्या था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, और मदन मोहन मालवीय के योगदान के बाद इसको क्या बनाया जाएगा, BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या दी जाएगी, संज्ञा दी जाएगी। इस रूप में इसे क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और कुछ संस्थाएं हैं जैसे परमहंस मंडली, तो इसमें केवल ये याद रखिएगा कि इसके संस्थापक कौन है। परमहंस मंडली तो आत्मानंद पांडुरंग। देव समाज तो आपको याद रखना है क्या, शिवनारायण अग्निहोत्री। तत्वबोधिनी सभा तो देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये नाम याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया है। फिर धर्म सभा तो राधाकांत देव। फिर राधा स्वामी, तो राधा स्वामी क्या है, शिवदयाल खत्री। अब देखिए यहाँ पर जो धर्म सभा है राधाकांत देव के द्वारा स्थापित है, और ये सती प्रथा का समर्थन करते थे और ब्रह्म समाज का क्या करते थे, विरोध करते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। फिर राधा स्वामी आंदोलन तो ये शिवदयाल खत्री अपन पढ़ चुके हैं। भारत सेवा संघ तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये थोड़ा बहुत क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं कहाँ, तो मुस्लिम आंदोलन में। पहला है वहाबी आंदोलन, फिर है देवबंद, फिर है अलीगढ़, फिर उसके बाद क्या है, अहमदिया। तो सबसे पुराना है वहाबी। ठीक, वहाबी के जो प्रवर्तक रहेंगे, नेतृत्वकर्ता, तो सैयद अहमद बरेवली, सैयद अहमद बरेवली। तो ये क्या था, पहला सुधारवादी आंदोलन था मुसलमानों में। फिर सबसे कट्टरवादी कौन थे, देवबंद वाले। इसमें कौन कौन शामिल थे, मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। ठीक, इनका कहना क्या था, अंग्रेजी शिक्षा को पूरा पूरा हटा दिया जाए, पश्चिमी संस्कृति को क्या कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए, और केवल कैसी शिक्षा दी जाए, मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक और धार्मिक पुनरुत्थान करना, और कैसी मदरसों में इनको शिक्षा प्राप्त कराना। फिर उसके बाद क्या है, अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सर सैयद अहमद खान। मुसलमानों हेतु अंग्रेजी शिक्षा और उनको नौकरी दिलाना इनका मुख्य उद्देश्य था। फिर अहमदिया आंदोलन, जिसको कादियानी आंदोलन भी बोलते हैं, कहाँ चालू हुआ था, गुरदासपुर पंजाब से मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इस्लाम के सच्चे स्वरूप को क्या करना, बहाल करना, मुसलमानों में आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को क्या करना, धार्मिक मान्यता देना, इनका क्या रहेगा, मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो ये जो है मेन है। केवल अध्यक्ष याद करें आप, ज्यादा याद नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि समय वैसे भी कम है और समय के अनुरूप ही अपने को क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो जितना जरूरी है उतना ही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगला देखिएगा क्या करना है, जो दलित सुधार आंदोलन है उस पर चर्चा करनी है। तो दलित सुधार आंदोलन में सत्यशोधक समाज 1872 में इसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले करेंगे। इनकी रचना क्या है, गुलामगिरी। और ये कौन सी जाति के थे, तो कई बार पूछा गया है, तो याद रखना ये माली जाति के थे। ठीक, इन्होंने हिंदुओं के पवित्र लेखों और ग्रंथों को क्या किया था, नकारा था। फिर ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1920 में इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की जाएगी। इन्होंने 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी गठन किया था। आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये E.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, जिनको पेरियार भी बोला जाता है। इन्होंने मनु धर्मशास्त्र और रामायण को क्या किया था, जलाने की वकालत की थी। वायकोम, T.K. माधवन और के कल्पन। इसके अलावा आपको याद रखना गुरुवायूर जो आंदोलन है वो भी के कल्पन के द्वारा ही क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर बस ये था, वायकोम आंदोलन में आपको याद रखना है, त्रावणकोर में एक मंदिर था, इस मंदिर के पास से एक होकर सड़क जाती थी। इस सड़क के प्रयोग करने के लिए आंदोलन हुआ था, क्योंकि निम्न जातियों के लोगों को इस मार्ग के प्रयोग करने पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था शुरू से। गुरुवायूर आंदोलन जो है यहाँ पर सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान व छुआछूत उन्मूलन के लिए क्या किया गया था, संघर्ष किया गया था। इस दौरान आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी जो सुंदरलाल शर्मा है वो छुआछूत जैसे आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको मंदिर प्रवेश कराने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब देखिएगा अगला जो है, जो अन्य में आएगा तो रामधारी, कुका और अकाली। तो बस ये याद रखिएगा कि रामधारी जो है राम सिंह थे, और यहाँ पर याद रखना कुका आंदोलन में कौन थे, भगत जवाहर मल। इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। अब लास्ट वाला अगर देखा जाए तो पारसी सुधार आंदोलन में रहनुमाए मजदे आसन 1851 में स्थापित किया जाएगा, जिसमें नारोजी फरदून जी, दादा भाई नौरोजी, R.K. कामा और S.S. बंगाली शामिल रहेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, समाज अवस्था को पुनरुद्धार करना एवं पारसियों में जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना। यहाँ भी क्या देखते हैं, पर्दा प्रथा होती थी उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ये लोग आगे चलकर क्या करते हैं, राष्ट्र गुफ्तार, मुख्यतः आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी जो है इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोला गया है, सत्यवादी पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना जितना जरूरी था उतना मैंने यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर दिया है। इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बस एक बार इस वीडियो को देखिएगा, पॉइंट को नोट करिएगा और इसके बाद क्या करिए, आप आगे बढ़ जाएं।
अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इससे संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, जिससे ये चेक कर पाइएगा कि आपने इस वीडियो का कितना लाभ उठाया है। तो अगला वीडियो आने वाला है हमारा कब, 11 तारीख को आएगा। और 11 तारीख में देखिएगा कौन सा वीडियो होगा, हमारे आधुनिक भारत श्रृंखला का चौथा वीडियो होगा। और इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो 1857 की क्रांति। तो इस 57 की क्रांति में ये देखिएगा क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता कौन थे, साथ ही दमनकर्ता कौन है, साथ ही यहां पर क्या क्या कथन कहे गए हैं और बुक। ठीक, ये देखिएगा। राष्ट्रवाद के उदय के कारण मेंस के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर कांग्रेस की स्थापना और प्रमुख अधिवेशन, बंगाल व स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन और उस दौरान स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग के द्वारा कब कब कौन सा अधिवेशन किया गया है, ये क्रांतिकारी आंदोलन और होम रूल लीग। मतलब बहुत बड़ा सेक्शन आपको क्या करना है, कवर करना होगा। तो आपके पास 2 दिन है, 11 तारीख तक का समय है। मिलेंगे 11 तारीख को शाम 6 बजे। तो इस वीडियो में जितना भी आपको जरूरी था जो डेटा, वो मैंने आपको दे दिया है। तो ये जो सेक्शन होने वाला है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक होंगे उनके साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे और बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।